अदालत में आज ज्यादा भीड़ थी। लोग गुटों में खुसर फुसर कर रहे थे। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि शहर के नामी व्यापारी रमेश बाबू के माताजी ने उन पर मुकदमा क्यों किया है। ऐसी क्या वजह हो गई जो सब कुछ होते हुए भी, हर सुख सुविधा होते हुए भी क्यों एक माँ को अपने बेटे पर मुकदमा करने की जरूरत पड़ी। जरूर रमेश बाबू माँ को सताते होंगे, वरना कोई भी माँ अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा क्यों करेगी। जैसे तैसे समय बीतता जा रहा था, भीड़ भी बढ़ती जा रही थी और साथ ही बढ़ रहा था शोर। तभी जज साहब का आगमन हुआ और आर्डर आर्डर की आवाज गूंजने लगी। उस आवाज के गूंजते ही सब शांत हो गए। केस की जिरा शुरू हुई। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपना पक्ष रखा और रमेश बाबू की माताजी शांति देवी को कटघरे में हाजिर होने का ऐलान हुआ। एक सभ्य सी औरत अपनी कुर्सी से उठकर कटघरे के तरफ बढ़ने लगी। यही कोई 70 साल की महिला थी। वो सफेद साड़ी सलीके से पहनी हुई थी, गोरा रंग जिस पर बुढ़ापे के साथ साथ लाचारी के निशान भी थे। हाँ माता जी, क्या वजह है जो आपने अपने बेटे पर ये मुकदमा किया है। जज ने महिला को देख सवाल किया। जज साहब, मैंने अपने पति की मौत के बाद अपने बेटे की परवरिश अकेले की है। पति का व्यापार भी संभाला, पर अपने बेटे को जरा कष्ट नहीं होने दिया। किंतु मेरे बेटे का कहना है कि वो तो मेरा फर्ज था, हर माँ करती है, तो मैंने क्या खास किया। शांति देवी बोली। हाँ तो जज साहब, मैंने क्या गलत कहा। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब करते हैं, पर कोई भी अपने बच्चे को कोर्ट में नहीं घसीटते। सामने के कटघरे में खड़े रमेश बाबू बोले। माताजी, आप अपनी जगह ठीक है और आपके बेटे अपनी जगह पर। आपने ये मुकदमा क्यों किया। क्या आपका बेटा आपको घर से निकाल रहा है या आपको खाना नहीं देता। क्या वजह है इस मुकदमे की और आप कोर्ट से क्या चाहती हैं। जज ने शांति देवी से सवाल किया। जज साहब, क्या घर में रहना और समय से खाना देना काफी होता है। क्या इससे एक माँ का कर्ज चुक जाता है। जवाब देने की जगह शांति देवी ने जज से ही सवाल किया। माता जी, आप बताइए तो आप चाहती क्या है। जज परेशान हो बोला। जज साहब, मैं चाहती हूँ एक माँ के रूप में मैंने जो भी अपने बेटे के लिए किया, उसके जन्म से उसे काबिल बनाने तक मेरा बेटा उस कर्ज को उतार दे। शांति देवी ने शांति से जवाब दिया। अदालत में खुसर फुसर फिर से शुरू हो गई। अब हर कोई शांति देवी को दोषी बता रहा था। भला कोई माँ अपने बेटे की परवरिश की कीमत मांगती है। कैसी माँ है ये। ठीक है, मैं कीमत देने को तैयार हूँ। आप दाम बोलिए। ये बात आप मुझसे घर पर भी बोल देती। यहाँ कोर्ट में ये सब ड्रामे करने की जरूरत क्या थी। बोलिए, कितने का चेक काटूं। रमेश बाबू अपनी जेब से चेक बुक निकालते हुए बोले। जज साहब, मेरा बेटा हिसाब किताब का बहुत पक्का है और आप इतने बड़े आदमी, मुझे पता है आप दोनों मेरे साथ नाइंसाफी नहीं करोगे। मेरा बेटा जब होने वाला था तब मुझे बहुत सी परेशानियां हुई। डॉक्टर ने तो गर्भ गिराने तक को बोल दिया था, पर मैंने अपनी जान पर खेल इसे जन्म दिया। ये दूसरे बच्चों से हर चीज में कमजोर था, इसीलिए इसका कोई दोस्त नहीं था। मैं इसकी दोस्त बनी। इसकी परवरिश में कोई कमी न रह जाए, इसीलिए मैंने और मेरे पति ने दूसरे बच्चे का ख्याल भी छोड़ दिया। ये अपनी कक्षा में बहुत कमजोर था। इसे घंटों घर में सिखाती पढ़ाती थी मैं। बिना झुझलाए इसकी परेशानियां बार बार दूर करती थी मैं। ये काफी बड़ा होने के बाद भी बिस्तर गीला कर देता था। मेरे पति झुझला जाते थे तो मैंने इसे लेकर अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया। सारी सारी रात इसे इधर उधर करती थी कि ये गीला न रहे।
धीरे धीरे बाकी बच्चों की तरह सामान्य होने लगा। पर तभी मेरे पति की मृत्यु हो गई और उनका व्यापार डूबने लगा। तब अपने जेवर बेच उनका व्यापार संभाला। साथ ही इस पर भी पूरा ध्यान रखा जिससे ये वापस न पिछड़ जाए। लोगों ने मुझे दूसरी शादी का सुझाव दिया, ये बोल के कि एक औरत के लिए अकेले जिंदगी काटनी बहुत मुश्किल है। कुछ रिश्ते भी आए पर मेरा बेटा मुझे एक पल नहीं छोड़ता था। मैं कैसे इसके लिए दूसरा पिता ला सकती थी। ये बोल शांति देवी रुक गई। उनकी सांसें फूलने लगी। उनके वकील ने उन्हें पानी पिला सामान्य किया। बाहर कुछ लोग की गंदी नजरें सहती घर आ बेटे के सामने सामान्य बनी रहती। रात को जब ये सो जाता तब चुपचाप आंसू बहाती। कितनी बार खुद को बेटे सहित खत्म करने का विचार आया, पर एक माँ ऐसा कैसे कर सकती थी। रोज मरती और रोज अपनी संतान के लिए खुद को जिंदा करती हुई समय गुजारने लगी कि एक दिन बेटा बड़ा होगा तो सब ठीक होगा। बड़े होते ही इसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। धीरे धीरे सारा व्यापार इसे सौंप मैं निश्चिंत होने लगी कि अब पोते पोती को खिलाते हुए चैन से बुढ़ापा काटूंगी। पर ये बोल शांति देवी लंबी सांस ली। पर क्या माताजी? जज ने उत्सुकता से पूछा। पर इसकी पत्नी यानी मेरी बहू को मेरा घर में रहना ही नहीं सुहाता था। वो बच्चों को क्या खिलाने देती मुझे। धीरे धीरे मुझे घर के पिछवाड़े की एक कोठरी दे दी गई जहाँ नौकरानी मेरे लिए खाना दे जाती थी। मैंने बेटे से कहा मुझे यहाँ नहीं सबके साथ रहना है, तो इसने यही कहा सविता को तुम्हारा घर रहना पसंद नहीं, उसे बंदिश लगती है। वो नहीं चाहती कि तुम उसकी सहेलियां या रिश्तेदारों के सामने आओ, इसीलिए तुम यहीं रहो। मैं इसमें भी तैयार हो गई, पर इससे कहा कि कम से कम तू तो मेरे पास कुछ पल को आ जाया कर। तो जज साहब, इसने पता है क्या कहा कि मैं तुम्हें पालूं या तुम्हारे पास आकर बैठूं। एक माँ पर क्या बीती होगी जज साहब, सोचिए आप। मैंने इसकी हर जरूरत को पूरा करने के साथ साथ इसे भी पूरा वक्त दिया और अब ये मुझे ऐसे कहता है। ये बोल शांति देवी रोने लगी। माताजी, आपके बेटे ने जो किया आपके साथ वो गलत है, पर इसके लिए शायद कानून में कोई सजा नहीं है। जज साहब बोले, मुझे सजा दिलानी भी नहीं है बेटा। जिस बेटे को सारी दुनिया के ताने सुन बड़ा किया, उसे मैं कैसे सजा दिला सकती हूँ। शांति देवी बोली, फिर आपको क्या चाहिए अपने बेटे से? क्या कीमत है आपके कर्ज की? जज बहुत असमंजस में था। साहब, मेरे कर्ज की कीमत है 1 कप चाय। शांति देवी बोली। क्या? जज के साथ साथ रमेश बाबू और अदालत में मौजूद सभी लोगों की आंखें आश्चर्य से फैल गई। सबकी जुबान पर एक बात थी, ये कैसा मुकदमा है जिसमें एक माँ अपने बेटे से 1 कप चाय मांगे। हाँ साहब, मैं चाहती हूँ रोज सुबह मेरा बेटा मुझे चाय देकर जाए, काम वाली नहीं। शांति देवी नम आंखों से बोली। पर इससे आपको क्या हासिल होगा? जज आश्चर्य से बोले। जज साहब, एक माँ कैसे बताए उसे उस 1 कप चाय से कितना सुकून मिलेगा जो उसका बेटा उसे आकर पिलाएगा। इस बहाने कम से कम मैं रोज बेटे को तो देख पाऊंगी, वरना तो महीनों ये मेरे पास नहीं आता। उस 1 कप चाय के बदले मैं अपने बेटे के सिर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद तो दे पाऊंगी। इसी बहाने उसे छू कर भी देख लूंगी। उस 1 कप के बहाने कम से कम मेरा बेटा ये तो देख लेगा मैं जिंदा भी हूँ या उसकी बाट जोहती चली गई। शांति देवी ने नम आंखों से कहा। शांति देवी की बात सुनकर अदालत में हर एक की आंखें नम हो गई, क्योंकि कहीं न कहीं सब जिंदगी की जद्दोजहद
में अपने बूढ़े माँ बाप को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। सभी अपनी अपनी आंखें पोंछने लगे। उन सभी में जज साहब भी थे। तभी वहां एक आवाज हिचकियां ले रोने की गूंजी। सबके सब उस दिशा में देखने लगे। रमेश बाबू कटघरे में बैठे जोर जोर से रो रहे थे। शांति देवी अपने कटघरे से निकल बेटे के पास पहुंची और उसका सिर सहलाती हुई बोली, लगता है ज्यादा कीमत मांग ली मैंने अपने बेटे से, जिसे देने में वो असमर्थ है। नहीं माँ, मुझे माफ कर दो। तेरे किसी कर्ज को चुकाने की मेरी औकात नहीं। मेरी क्या किसी बेटे की औकात नहीं है। पर तू मुझसे बदले में बहुत कम चाह रही है। अब तेरा ये बेटा सिर्फ तेरे लिए चाय लाएगा ही नहीं, तेरे साथ चाय पिएगा भी, खाना भी खाएगा। क्योंकि अब तू घर के पिछवाड़े में नहीं, अब सबके साथ घर में रहोगी, हमारे साथ खाएगी पिएगी। रमेश बाबू माँ के कदमों में लिपट जोर जोर से रोते हुए बोले, ना मेरे बच्चे, रो मत। मैं तो बस तुझे देखना चाहती हूँ। समय का कुछ नहीं पता, आज हूँ कल नहीं। इस हसरत के साथ नहीं मरना चाहती कि मेरे बेटे को देखे इतने दिन हो गए, बल्कि मरते वक्त मैं एक सुकून के साथ मरना चाहती हूँ। शांति देवी बेटे को सीने से लगाती हुई बोली। अब पूरी अदालत में सिर्फ सिसकियां गूंज रही थी। जज साहब को अब फैसला सुनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि दोनों पक्षों में समझौता जो हो गया था। अब तो उन्हें घर भागने की जल्दी थी, क्योंकि उनकी माँ भी जाने कितने दिनों से उनका चेहरा देखने को तरस रही थी।